हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में अभी ट्रेंडिंग में है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका कथन और निष्कर्ष से है। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है और इसके आधार पे हमें यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। हम लोग कथन के हिसाब से पहले वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर आसानी से अपना निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिएगा, पहला कथन क्या है। बोला है कोई सी एम नहीं है, तो हम सी को बनाएंगे अलग और एम को बनाएंगे अलग। कोई सी एम नहीं है, लेकिन अलग हम स्पष्ट कर देंगे कि सी का एम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दो चीजें अलग अलग आने का यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा। दोनों में अगर कोई रिलेशन पता न चले फिर भी हम लोग दो चीजों को अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम स्पष्ट किए। आगे देखिए, दूसरा कथन क्या है। सभी एम टी है, जो भी एम है वह टी है, तो एम के ऊपर से किसको लिखेंगे, टी को लिखेंगे। और तीसरा कथन है कोई टी एस नहीं है, कोई टी एस नहीं है, तो टी और एस में कोई रिलेशन नहीं है, तो एस को हम अलग बनाएंगे और अलग से हम स्पष्ट करेंगे कि टी का एस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप दो वेन डायग्राम अलग अलग बनाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन ही होगा। अगर दोनों का रिलेशन स्पष्ट नहीं भी होगा फिर भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेन डायग्राम अलग अलग बनाते हैं। तो कथन के अनुसार वेन डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया। यहां पे हम लोग स्पष्ट भी कर चुके हैं कि सी और एम के साथ अगर अलग अलग आया है तो नेगेटिव रिलेशन है, यानी कोई भी सी एम नहीं है। और टी और एस अगर अलग अलग आया है तो टी और एस के साथ नेगेटिव रिलेशन है, यानी कोई भी टी एस नहीं है। अब पहला निष्कर्ष देखिए क्या है। बोला है कुछ एस के सी होने की संभावना है। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, कुछ एस के सी होने की संभावना है, तो एस अलग आया है, सी अलग आया है और एस और सी के साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं है, यानी कुछ एस के सी होने की जो संभावना है वह हो सकती है। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी में लिखा हुआ ऐसे होता कि कुछ एस सी है, संभावना नहीं, कुछ एस सी है, तो वह गलत हो जाता, क्योंकि एस और सी अलग अलग आया है तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता है। और अगर बोला गया होता कि कुछ एस सी नहीं है, वह भी आपका गलत होता, क्योंकि दो चीजें, जैसा कि हमने आपको बताया, दो चीजें अगर अलग अलग आए इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा या फिर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा। दोनों में रिलेशन स्पष्ट नहीं है फिर भी दो चीजें आपका अलग अलग आ सकता है। तो कुछ एस सी है बोला गया होता तो गलत होता, लेकिन क्या बोला है, कुछ एस के सी होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एस जो है वह सी हो सकता है। आगे बोला है कोई टी सी नहीं है, कोई टी सी नहीं है, तो क्या टी और सी में नेगेटिव रिलेशन है, नहीं। नेगेटिव रिलेशन निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, और टी और सी में क्या नेगेटिव रिलेशन स्पष्ट है, नहीं है। सी और एम के साथ नेगेटिव रिलेशन है, टी और एस के साथ नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन टी और सी के साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं है। जैसे देखिए, अगर आपसे हम कहें कि यहाँ पे कैट है, ठीक है, और यहाँ पे डॉग है, दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग आया है। अब दो चीज़ें अलग अलग आए तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं होगा, यह गलत होगा, या कुछ कुत्ता बिल्ली कहना यह भी क्या होगा, गलत होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कुछ कुत्ता के बिल्ली होने की संभावना है तो यह सही हो जाएगा, और कुछ बिल्ली के कुत्ता होने की संभावना है तो यह भी क्या होगा, आपका यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वैसे भी इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं। जो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला गया यहाँ पे उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठा पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम यह काउंट करते हैं कि श्रृंखला में कितना पद है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यह पांचवा है। 6 7 8 9 10, यह 10वां पद है। 11 12 13 14 15, यह 15वां पद है। 16 17 18 19 20, यह 20वां पद है। यानी कुल मिला के इस श्रृंखला में आपका 21 पद है। यह 5वां है, यह 10वां है, यह 15वां है, यह 20वां है। प्रत्येक 5 का हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला है बाईं ओर से 15वां के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपका एक से ज्यादा पोजीशन दिया जाए तो उन नंबर्स को या तो हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। अगर दोनों पोजीशन सेम होगा
तो नंबर्स को घटाएंगे, और दोनों पोजीशन डिफरेंट होगा तो नंबर्स को जोड़ेंगे। तो बाएं दाएं है यानी पोजीशन डिफरेंट है तो नंबर को जोड़िए, 15 और 6 क्या होगा 21। 21वां लेटर हमारा आंसर होगा किस ओर से? क्वेश्चन में देखिए पहले क्या आया है बाएं, तो बाईं ओर से जो 21वां यानी लेफ्ट से जो 21वां लेटर होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन में जो पहले आए आंसर हमारा उसी ओर से। क्वेश्चन में बायां पहले आया है यानी कि बाईं ओर से 21वां लेटर आंसर होगा। बाईं ओर यानी कि इस तरफ से 21वां लेटर कौन सा होगा? तो इस तरफ से 21वां लेटर 8 होगा, तो विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि 17वां लेटर आंसर होता, तो देखिए 17वां 5 10 15 15वां तक हम लोग आ ही चुके हैं, 16वां 17वां यानी आंसर क्या हो जाता हमारा 1 हो जाता। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन है वह क्या है, गौर से देखिएगा। जो प्रश्न है वह क्या है, बोला है दिए गए मास का 14वां दिन क्या होगा, यानी 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दो कथन दिया गया है, हमें यह बताना है कि इस दोनों में से किस कथन के मदद से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, मास का 14वां दिन यानी महीने का 14वां दिन यानी 14 तारीख को कौन सा दिन होगा यह पता लगाना है, और इसके लिए दो कथन। पहला कथन देखिए क्या है, महीने का अंतिम दिन रविवार है। अंतिम दिन रविवार है तो अंतिम दिन तो आपका 31 तारीख भी हो सकता है, 30 तारीख भी हो सकता है, 29 तारीख भी हो सकता है और 28 तारीख भी हो सकता है। महीना तो स्पष्ट नहीं किया है कि महीना कौन सा है, 28 दिन वाला महीना है, 29 दिन वाला महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, कौन सा महीना स्पष्ट नहीं है। तो अंतिम दिन से यह क्लियर नहीं होता है कि किस तारीख को रविवार होगा, यानी इसके मदद से हम लोग यह पता नहीं लगा पाएंगे कि 14 तारीख को कौन सा दिन होगा। दूसरा कथन देखिए क्या है, मास का चौथा शनिवार 25वां है, यानी कि 25 तारीख को 25वां दिन है, यानी 25 तारीख को शनिवार है। चौथा शनिवार हो तीसरा शनिवार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 25 तारीख को क्या है, शनिवार है। तो अगर 25 तारीख का दिन पता है तो फिर उस महीने के किसी भी तारीख का दिन हम लोग निकाल सकते हैं। तो 25 तारीख को शनिवार है तो 14 तारीख का दिन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो विकल्प 2 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसी भी एक तारीख का दिन हमें पता लग जाए तो उसके आधार पे हम लोग अगली तारीख का दिन, उस महीने की अगली तारीख का दिन या पिछली तारीख का दिन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला डाटा में क्या था, पहले कथन में क्या था, एग्जैक्ट हम लोगों को यह पता नहीं चल रहा था कि रविवार जो है वह किस तारीख को होगा, बट इसमें पता चल रहा है कि शनिवार जो है वह 25 तारीख को। तो जब 25 तारीख को शनिवार है तो 1 तारीख 2 तारीख हर तारीख का दिन हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, अकेला कथन 2 जो है पर्याप्त है। अकेला कथन 2 पर्याप्त है, जबकि एक कथन अपर्याप्त है। एक क्या है, अपर्याप्त है। अकेला कथन 2 पर्याप्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां देखिए, इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप ईयर। और लीप ईयर का पहचान क्या होता है, जो वर्ष 4 से पूरा कट जाता है उसको लीप ईयर कहते हैं। लेकिन शताब्दी के केस में 4 का नहीं 400 का नियम लागू होता है। शताब्दी यानी जिसके भी अंतिम में डबल जीरो हो, 100 200 500 1700 1800 1900 2000 2100 2200 जिसके भी अंतिम में 2 जीरो होगा वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। और शताब्दी वर्ष अधिवर्ष है कि नहीं इसके लिए हम लोग उसमें 400 से भाग करते हैं। तो एक नॉर्मल ईयर अगर 4 से कट जाएगा तो वह अधिवर्ष होगा, लेकिन शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा तब अधिवर्ष होगा। तो हमें इसमें क्या खोजना है कि इनमें से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। तो देखिए 2004 4 से कट जाएगा, यह तो अधिवर्ष होगा। 1600 शताब्दी वर्ष है, 400 से कट जाएगा, यह भी अधिवर्ष होगा। 1200 400 से कट जाएगा, यह भी अधिवर्ष होगा। 2100 इसमें 4 का नहीं 400 का नियम चलेगा क्योंकि शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष है 400 से नहीं कटेगा, मतलब कि यह जो है यह आपका अधिवर्ष नहीं है। तो हमें चुनना था कि कौन अधिवर्ष नहीं है, जो है वह आंसर नहीं होगा। हमें क्या चुनना था, कौन अधिवर्ष नहीं है, तो विकल्प डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, हमें पता है। पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान क्या होगा। 100 साल में हमें यह बताना है कि 100 साल में कितना सामान्य वर्ष होगा। तो 100 वर्षों में ना, 100 वर्ष की बात करें तो 24 वर्ष आपका लीप वर्ष होगा और 76 जो होगा इसमें से वह सामान्य वर्ष होगा। तो पी सामान्य वर्ष है, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 76। 100 वर्षों में अगर हम 100 वर्ष की बात करें तो 100 वर्ष में
24 आपका लीप वर्ष होगा और 76 जो होगा वो आपका साधारण वर्ष होगा। प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, तो चौथा साल, 8वां साल, 12वां साल सब आपका लीप वर्ष होगा, लेकिन जो 100वां साल होगा वह आपका लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि लीप वर्ष शताब्दी के केस में 4 का नियम नहीं 400 का नियम काम करता है और 100 में 400 से भाग नहीं लगता है। तो इस वजह से 100 वर्षों में आपका 24 लीप वर्ष होता है और 76 साधारण वर्ष होता है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 76 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, तो वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था? यह क्वेश्चन आपका छाया वाला है, और छाया वाला क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसके बाएं या दाएं में छाया बना है। तो व्यक्ति तो यहाँ पे एक ही है, कुमार, तो हम व्यक्ति का नाम लिखेंगे, वह क्या है आपका? कुमार है। अगर 2 व्यक्ति हो तो ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा जिसके बाएं या फिर दाएं में छाया बनती हो। जिसका छाया बने उसका नाम नहीं लिखना है, जिसके बाएं या दाएं में छाया बने उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना है सूरज की स्थिति। तो देखिए क्या बोला है? सूर्योदय, तो सूर्योदय के समय सूरज की स्थिति क्या होगा? पूरब होगा। और आगे आपको लिखना है जिस तरफ छाया बना है, तो छाया किस तरफ बना है? दाहिने तरफ, तो आपको यहाँ पे लिखना है दायां। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? पूरब का दायां। और पूरब का दायां किस तरफ होगा? देख लीजिए, यह आपका पूरब, पूरब हमेशा दाहिनी ओर लेना है पूरब, और पूरब से दाएं चलिएगा मतलब नीचे की ओर चलिएगा, और नीचे की ओर कौन सा दिशा होता है? नीचे की ओर दक्षिण दिशा होता है। दाहिनी ओर पूरब दिशा, बाईं ओर पश्चिम दिशा, ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण दिशा। पूरब से दायां चलना है तो पूरब यानी दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर पूरब यानी कि दाहिनी ओर चले, और यहाँ से दायां मतलब कि नीचे की ओर चलेंगे। नीचे की ओर जो दिशा है वो आपका दक्षिण दिशा है, यानी कि कुमार का चेहरा जो होगा वह किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। तो विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर से आपका क्वेश्चन है 7, 11, 20 क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखिए 7 और 11 में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। ठीक है, 11 और 20 में कितना का डिफरेंस है? यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। तो उसी तरीके से हमें बताना है कि 20 से आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। अच्छा देखिए, तो 7 पहले 4 बढ़ाया फिर 9 बढ़ाया, कोई लॉजिकल रिलेशन बन रहा है? यहाँ से नहीं बन रहा है। 4 के लिए देखिए हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो पहले देख लीजिए 2 का स्क्वायर बढ़ाया फिर 3 का स्क्वायर बढ़ाया, तो हम कितना बढ़ाएंगे? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी 16, 20 + 16 36। विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 7 में पहले 2 का स्क्वायर जोड़ा 11 हो गया, 11 में 3 का स्क्वायर जोड़ा 20 हो गया, तो 20 में अब हम लोग 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका कथन और निष्कर्ष से है। कथन देखिएगा क्या है, बोला है कि रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा महेश के पास शानदार नौकरी है। रंजीत का दोस्त कौन है? राकेश। और राकेश से क्या कहा है? कि महेश के पास शानदार नौकरी है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला, महेश का काम लाभदायक है, शानदार नौकरी है इसका मतलब उसका काम जो है लाभदायक तो होगा ही। दूसरा, राकेश महेश को जानता है। राकेश महेश को जानता है, रंजीत तो जानता है महेश को, तभी तो जानता है कि महेश के पास शानदार नौकरी है, लेकिन राकेश महेश को जानता है कि नहीं यह कंफर्म नहीं है। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, यह भी क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष का है। कथन देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे कथन है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी है तथा लोगों के लिए जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो पहला निष्कर्ष, सरकार को शहर के विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए। हाँ सही बात है, सरकार को जो है पुनर्योजना बनाना चाहिए शहर को बसाने के लिए, विकास के लिए। आगे दूसरा क्या है? सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। देखिए यहाँ जो कथन दिया गया है उससे यह निष्कर्ष क्या है, उसके आधार पर यह निष्कर्ष आपका गलत है। ठीक है, बोला है सरकार को अवैध इमारतों का, ऑलरेडी यहाँ पे जो है वह रहने लायक जगह की कमी है और जो इमारत बना हुआ है उसको गिराएगा तो और बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है? गलत है। तो विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? सॉरी विकल्प डी नहीं, पहला निष्कर्ष सही है ना, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे कथन दिया है कि एक साक्षात्कारकर्ता रिज्यूम पढ़ने के बाद सीधे उम्मीदवार से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है, यह कथन है।
अब यह क्वेश्चन आपका कथन और धारणा का है। कथन और निष्कर्ष अलग चीज है। कथन और धारणा बोले, पूर्व धारणा बोले, अनुमान बोले, पूर्वानुमान बोले, यह सब आपका एक चीज होता है। धारणा बोलेंगे जो आंशिक सत्य होगा, यानी कि वही धारणा सही होगा जो इसके अंदर अंतर्निहित होगा, लेकिन निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला धारणा क्या है, उम्मीदवार को विषय का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह है, यह चीज इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, साक्षात्कारकर्ता उम्मीद करता है कि उम्मीदवार को इस विषय पर उन्नत ज्ञान होगा, तभी तो उससे प्रश्न पूछने लगता है। एक साक्षात्कारकर्ता रिज्यूम पढ़ने के बाद सीधे उम्मीदवार से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है, तो उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने का कारण क्या होगा, वह उम्मीद करता है कि उम्मीदवार जो है इस विषय पर ज्ञान रखता है, उन्नत ज्ञान रखता है। तो दूसरा जो है वह आपका कथन इसके अंदर अंतर्निहित है, मतलब यह जो निकला है इसी से निकला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 अंतर्निहित है या निहित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी कथन और धारणा का है। कथन देखिएगा क्या है, अपने सहायक से एक मालिक ने कहा कि कृपया अकाउंटेंट के पते पर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करके भेजें। अब इसके अंदर कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, पहला, सहायक मालिक के निर्देश का पालन करेगा, तभी तो सहायक से मालिक ने यह बोला है। दूसरा, सहायक व्यक्तिगत रूप से जाएगा और लेखाकार को दस्तावेज सौंपेगा। अब यह चीज तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि व्यक्तिगत रूप से जाएगा या फिर पोस्ट करेगा, क्या करेगा वह कंफर्म नहीं है, या किसी के माध्यम से भेजेगा। तो दूसरा अंतर्निहित नहीं है, जबकि पहला क्या है, इसमें अंतर्निहित है। तो क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, केवल एक अंतर्निहित है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका कथन और धारणा का है। बोला है, एक शिक्षक एक छात्र को कहते हैं कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको सजा दूंगा। एक शिक्षक जो है छात्र से क्या बोला है, बोला है कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको सजा दूंगा। अब इसके अंदर कौन सा धारणा अंतर्निहित है, पहला, चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी तो है, इसलिए तो शिक्षक जो है वह छात्र को डांट रहा है। दूसरा, सजा छात्रों को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका है, नहीं, सजा देकर के आप किसी को अनुशासित नहीं कर सकते, यह सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है, और यह चीज जो है इसके अंदर अंतर्निहित भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल धारणा एक अंतर्निहित है, विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, बोला निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न क्या है, n का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, हम लोग को n का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए 2 कथन है, हमें दोनों में से किस कथन की आवश्यकता होगी यह बताना है। तो n² - 20n + 100, इसके मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मदद से हम लोग n का मान निकाल सकते हैं। दूसरा, n² + x² + y² + 2 + 2n + 5, क्या इसके मदद से कभी n का मान निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल देखिए n है, x है, y है, कई सारा वेरिएबल दे रखा है और वैल्यू आपका एक ही है। तो यहाँ पे अगर किसी एक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड इस तरीके से हो, तो वहां पे आपको उस वेरिएबल का मान निकाल पाना संभव नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि केवल कथन एक पर्याप्त है, यानी विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। n का मान हम लोग केवल कथन एक से ही बता सकते हैं, दूसरा की मदद से हम लोग इस कथन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द कूट भाषा में ला का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कथन देख लीजिए क्या है, यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन दोनों कथन में से कौन सा कथन पर्याप्त है यह बताना है। देखिए, कम हेयर का कोड इतना दिया है और हेयर इट इज का कोड इतना दिया है। देखिए, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, कोडिंग और डिकोडिंग में इन चीजों को हम लोग को पढ़ना है। कंपेयर करिए दोनों तरफ, इसका कोड इतना है, इसका कोड इतना है, हमें यह पता करना है कि ला किसका कोड है, ठीक है। तो कंपेयर किए तो इस दोनों में देख लीजिए, तो कोई डाटा सेम है, हाँ सर सेम है, हेयर यहाँ भी है, हेयर यहाँ भी है, दोनों जगह हेयर है, इसका मतलब दोनों के कोड में एक डाटा सेम होगा। ला यहाँ भी है, ला यहाँ भी है, इससे क्या पता चला कि हेयर का कोड क्या होगा, ला। तो ला किसका कोड है, हेयर का कोड है, यह किससे पता चला, 1 और 2 दोनों कथन से। तो हमारा आंसर क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। हम लोग ला किसका कोड है कब पता लगा पाएंगे, जब कथन 1 और 2 दोनों हमारे पास होगा तभी पता लगा पाएंगे। कोई अकेले कथन जो है वह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है यदि बाईं ओर से 7वां, 8वां, 15वां, 17वां अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाए तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 7वां। पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
आगे देखिए 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 लीटर हो गया। अब हमें लेना है 7वां लीटर, तो देखिए 7वां लीटर कौन सा होगा, 5, 6, 7, 7वां लीटर हो जाएगा आपका P। उसके बाद 8वां लीटर, तो 8वां लीटर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। 15वां लीटर, देखिए 5, 10, 15, 15वां लीटर क्या है आपका E। और 17वां, यह 15वां है, 16वां, 17वां H। इन चारों अक्षर से एक सार्थक शब्द बनाइए। तो POEH से एक सार्थक शब्द क्या बना सकते हैं, तो इसके मदद से हम बना सकते हैं होप, HOPE। होप का मतलब होता है आशा। यानी कि यहाँ जो सीरीज दे रखा है उसके 7वें, 8वें, 15वें और 17वें पद से एक सार्थक शब्द बनेगा, वह होप होगा। और जो सार्थक शब्द बनाया है उसका तीसरा अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, P। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प A। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।